हमने कई लोगों के बारे में सुना है कि कैसे वो लॉटरी में बड़ी रकम जीत जाते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण वे इन पैसों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सभी लॉटरी विनर्स इतने बेवकूफ नहीं होते। कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बता सकते हैं कि जीते हुए पैसों के साथ क्या करना चाहिए। 7 बार लॉटरी जीतने वाले व्यक्तियों से लेकर मजेदार तरीकों से विजेताओं के गुमनाम रहने तक, आइए आज हम जानते हैं अभी तक के सबसे स्मार्टेस्ट लॉटरी विनर्स के बारे में। एमा वाइल्डिन। 31 जुलाई 2013 तक एमा वाइल्डिन इंग्लैंड के सिंडरफोर्ड में रहने वाली एक आम महिला थीं, जिनके बच्चे भी थे। लेकिन एक सुबह एमा के लिए सब कुछ बदल गया जब उसने एक स्क्रैच कार्ड लॉटरी खरीदी और उन्हें 1 मिलियन यूरो का इनाम मिला। यूके में यूएसए की तरह लॉटरी से जीती हुई राशि पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, सिर्फ जीती हुई राशि पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर ही टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ उसके पास पूरे के पूरे 1 मिलियन थे इस्तेमाल करने के लिए, जिसके कारण उनके पास इन्हें खर्च करने के कई ऑप्शंस अवेलेबल थे। हालांकि एमा ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी इस जीत के बारे में किसी को ना बताएं, लेकिन एक लोकल न्यूज़पेपर वाले को इसके बारे में पता चल गया और जल्दी ही पब्लिक को इसके बारे में पता चला। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उसके बूढ़े माता पिता भी थे, लेकिन एमा ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। वो अपने पैसों को यूं ही बांटती नहीं फिरेंगी, क्योंकि बहुत से लॉटरी विनर्स ने ये बात सीखी है कि इस तरह से पैसे बांटने से उनकी कैश घटती चली जाती है और तो और रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं और तो और लोग आपको एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करने लगते हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि एमा के पति एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे और उन्होंने एमा को अच्छे से गाइड किया कि उन्हें इस जीते हुए पैसे से क्या करना चाहिए। इस तरह का सपोर्ट सभी लॉटरी विनर्स के पास नहीं होता, जिसके कारण लोग गलत जगह पर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और लोग भव्य चीजों में खर्च भी करने लगते हैं। आखिरकार इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी एडवाइस के साथ एमा ने अपने पैसों को अच्छे से खर्च किया। उन्होंने 1 लाख यूरो को अलग करके रखा और इससे जो भी चीज उनको चाहिए थी उस पर खर्च किया, जिसमें सेकंड हैंड रेंज रोवर से लेकर कुछ नए कपड़े भी शामिल थे और बाकी के 9 लाख यूरो को उन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सबसे सही मानता हूँ। देखा जाए तो अब एमा ने इन दोनों ही घरों को रेंट पर दे दिया है और ऐसा करने से वो पैसे कमा रही हैं और साथ ही साथ उनके पास जीत के कुछ पैसे भी हैं, जिसे वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती हैं। एमा ने लॉटरी जीतने के साथ ही डिसाइड कर लिया था कि बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, भले ही इसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों के साथ तनाव भरे संबंध ही क्यों न रखने पड़े। लेकिन मैडम, कभी कभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी देने में कोई बुराई नहीं है। डेविड कलचिमिट और मॉरिन स्मिथ। जब आप लॉटरी जीतते हैं तो सबसे पहले आप किसे कॉल करते हैं? अपने पेरेंट्स या किसी नजदीकी को या फिर अपने बच्चों को? लेकिन डेविड कलचिमिट और मॉरिन स्मिथ के लिए इस बात को सीक्रेट रखना इतना जरूरी था कि उन्होंने इसके बारे में अपने वयस्क बच्चों को भी नहीं बताया। उन्होंने अपने बच्चों को ये बात पूरे 1 महीने बाद बताई। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब वे जीते थे तब पावरबॉल जैकपॉट के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत थी, जो कि 528.7 मिलियन डॉलर की थी। और इतने पैसों के साथ जितने कम लोगों को इसके बारे में पता हो उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें हमने सुना है कि फैमिली मेंबर्स पैसे हथियाने के लिए गलत तरीके आजमाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पता नहीं क्या क्या। इन कईयों को ध्यान में रखते हुए दोनों ने सोचा कि वे तुरंत ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि इस कपल के पास एक बहुत ही बड़ा सवाल था, जो था पूरे कैश को एक बार में लेना या फिर 30 साल तक इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते रहना। किश्तों के साथ टैक्स जरूर कम हो जाता है, क्योंकि छोटी अमाउंट का मतलब है कि आप इनकम टैक्स के लोअर लेवल में आते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम 1 मिलियन डॉलर को एग्जाम्पल लेते हैं। 1 मिलियन डॉलर का एग्जाम्पल लेते हैं। इस संभावना के लिए हम उम्मीद करते हैं कि यूएस के उस राज्य में हम रहते हैं जहां फेडरल इनकम टैक्स के साथ साथ स्टेट इनकम टैक्स नहीं लेते। इसका मतलब है 1 मिलियन डॉलर की जीत पर आपको 1 लाख डॉलर की 10 एनुअल पेमेंट दी जाएंगी, जिस पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। मतलब हर साल आपको 18,000 डॉलर भरने पड़ेंगे, जिसका मतलब है 10 सालों में आपको 18,000 डॉलर भरते रहना होगा। वहीं अगर कोई तुरंत ही 10 लाख डॉलर के पेमेंट की बात करता है तो वो टैक्स के उच्च दर में बैठेगा। इसका मतलब है उसे 34% तक का भुगतान करना पड़ेगा या फिर 3,40,000 डॉलर चुकाने पड़ेंगे। हालांकि इस पेमेंट के कारण आपके पैसे थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार खुल जाता है और अगर आप इन पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करें तो आप इन पैसों को दोगुना कर सकते हैं, जो आपके इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले अमाउंट से बहुत ज्यादा होगा।
वहीं अगर आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही समय के साथ पैसों की वैल्यू भी कम होती जाती है, इसलिए अंतिम किस्त के भुगतान के समय तक जीत की कीमत भी कम हो जाएगी। इसलिए लमसम अमाउंट ले लेना एक फायदेमंद ऑप्शन है, लेकिन ये सब जीतने वाले के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। इसी के साथ अगर विजेता बड़ी उम्र का हो या उसे कोई बीमारी हो और उसे उम्मीद ही नहीं है कि वो आखिरी किस्त के समय तक जिंदा नहीं होगा, तो उनके लिए भी लमसम एक बेहतर ऑप्शन है। और इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं और उसके पहले ही आपकी मौत हो जाती है, तो किस्तें आपके परिवार के लिए आपकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती हैं। हालांकि इसका आमतौर पर मतलब है कि राज्य आपकी मृत्यु के तुरंत बाद पूरी जीत के लिए स्टेट टैक्स का दावा करेगा। छोटी किश्तों में ली गई एक बड़ी लॉटरी जीत पर कुल जीत पर संपत्ति कर को कवर करने के लिए आवश्यक राशि उस समय उपलब्ध नकदी से कहीं ज्यादा होगी और इन मामलों में आपको सीरियस डेब्ट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी चीज आपकी फैमिली को नहीं चाहिए होगी, इसीलिए बूढ़े लोगों के लिए लमसम अमाउंट लेना एक बेहतर ऑप्शन है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डेविड और मॉरीन, जो उस वक्त 56 और 71 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरे पैसे एक साथ लेंगी। इतने सारे पैसे उनके नाम पर होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को छोड़ा नहीं। वे अपने $3 लाख के फ्लोरिडा के घर में ही रहते थे और उन्होंने अपनी पुरानी बॉस्टन व्हेलर बोट को बेचकर एक याच खरीदी और तो और अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से ही सामान खरीदते रहे। लेकिन उनका एक सपना था, मॉरीन के लिए टेस्ला और डेविड के लिए एक अपग्रेडेड एसयूवी लेना। अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ना छोड़ने के फैसले के साथ उन्होंने बाकी के पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए बचा कर रखा और थोड़े बहुत पैसे चैरिटी में इस्तेमाल करते रहे। और हाँ, जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को इसके बारे में बताया तो इसके साथ उन्होंने उन्हें थोड़ी पॉकेट मनी भी दे दी। येंसी हिक्स। कुछ लॉटरी विनर्स के लिए पैसे जीतने का मतलब महंगी चीजों पर खर्च करना नहीं होता, लेकिन सिंपल सी चीजों पर खर्च करके वे बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ इस तरह 51 वर्षीय शिकागो निवासी येंसी हिक्स के लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब उनका काम था। मैकडॉनल्ड्स में सालों तक काम करने के बाद येंसी का जीवन काफी हद तक सुधर गया था, क्योंकि उन्होंने साल 2008 में $1 मिलियन जीते थे। हालांकि उन्होंने इसमें से 30,000 रेड कॉर्वेट पर खर्च किए, लेकिन बाकी के खर्चों पर उन्होंने काबू रखा। उन्होंने खुद के लिए एक मामूली घर ही खरीदा और पहली बार वे किसी घर के मालिक बने और बाकी के पैसे उन्होंने अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई के लिए रखे। और जीतने के 4 महीने बाद भी उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम चालू रखा, जिसके बाद उन्होंने अपने ही शहर में सबवे की फ्रेंचाइजी खरीदी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा उन्हें सबवे में खुद बॉस बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, उन्होंने यहाँ भी लाखों रुपए जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप कैरिबियन में एक मेंशन खरीद लें, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो ये जीत आपको एक नया फाउंडेशन स्थापित करने का मौका देता है और आप वहां से तरक्की कर सकते हैं। सालों तक मैकडॉनल्ड्स में अपने बॉस को जवाब देने के बाद अब येंसी की बारी थी कि वो आगे बढ़ें। और आज तक उन्हें अच्छे से याद है कि वे सबवे पर जाते वक्त खुद से कहते थे कि वे आज काम पर लेट हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता था कि वे खुद ही वहां के बॉस हैं। हालांकि लॉटरी के कई नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन येंसी जैसे लोगों के लिए ये जीत उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के कई मौके देती है। ब्रायन और मैरी लोसे। लॉटरी जीते हुए पैसों से स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे को जमा करके रखें या फिर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं या नहीं भी बढ़ सकते। अगर आप लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं या आपको लोगों को ये दिखाना है कि आप मोरल वैल्यूज वाले पर्सन हैं, तो आप अपनी जीत का थोड़ा हिस्सा अपनी कम्युनिटी को भी दे दें। जैसे ब्रायन और मैरी लोसे ने $202 मिलियन का पावर बॉल जैकपॉट जीता, तो उन्होंने फैसला किया कि ये पैसे उनके थे ही नहीं, उन्होंने ये पैसे बस जीते थे। तो उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक टीम को बुलाया और ब्रायन की एस्टेट प्लानिंग की नॉलेज का इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया कि सभी डिसीजन अच्छे से लिए जाएं, क्योंकि वे सब कुछ दान में नहीं देना चाहते थे। इसलिए अपने शहर बोनटोरेंट, ओयोवा को बेहतर बनाने की प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने चेक लिखने शुरू कर दिए और लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए खुशी से बदलाव देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोकल चर्च के पैसे भी चुका दिए और लोकल हाई स्कूल में स्टेडियम बनाने के लिए $3 मिलियन भी डोनेट किए। लेकिन उनका सबसे अच्छा काम था बोनटोरेंट में 4.5 मिलियन डोनेट करके ग्रोसरी स्टोर को खोलना, जिसके कारण अब लोगों को सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ता था। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों को उनसे जलन भी थी, लेकिन लोसे ने अपनी उदारता के कारण खुद के परिवार को एक प्रतिष्ठित परिवार के तौर पर साबित किया था। सच में ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक परिवार पूरी कम्युनिटी में बदलाव ला सकता है, और इस बात को ध्यान रखते हुए कि उन्होंने $202 मिलियन जीते थे। इसलिए ये छोटे मोटे डोनेशंस उनकी जीत को ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले थे।
इससे हम देख सकते हैं कि कैसे बड़ी जीत के साथ स्मार्ट और दयालु होना दोनों ही संभव हैं। ब्रैड ड्यूक। कुछ लोगों के लिए एक बड़ी लॉटरी जीत अपने आप में काफी नहीं होती। ब्रैड ड्यूक ऑफ स्टार इडाहो जैसे किसी व्यक्ति के लिए 2005 में उसकी लॉटरी जीत एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपनी $220 मिलियन जैकपॉट प्राइज की जीत के पैसे लमसम अमाउंट में ले लिए और प्रतिज्ञा ली कि वे अपने इस पैसे को 15 साल में 1 बिलियन में बदल कर दिखाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि इन $125 मिलियन लमसम पर भी उन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ा और उनके हाथ में सिर्फ 85 मिलियन रुपए ही आए। अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ही इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। खैर, इस बात से ब्रैड बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने 3 एक्सपर्ट की एक फाइनेंशियल टीम हायर की जिन्होंने उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहने के लिए प्रेरित किया, अपनी फिटनेस कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए कहा और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने जमीन खरीदी और उस पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स किए ताकि वे अपना खुद का रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर सकें। पहले ही साल में ब्रैड ने अपनी जीत को $15 मिलियन से बढ़ा लिया था। साथ ही उन्होंने एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने का फैसला किया और थोड़े बहुत पैसे वेकेशन के लिए बचा कर रखे। साथ ही वे अपने परिवार की मदद भी तभी करते जब बहुत ज्यादा जरूरत होती। बाकी तो उनके इरादे पक्के थे। वैसे तो उनकी संपत्ति बढ़ती रही, लेकिन 15 सालों में वे $1 बिलियन के मार्क तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी ब्रैड अपने एम को आज तक भूले नहीं हैं और ऐसा करने के लिए वे एक अच्छा उदाहरण स्थापित करते हैं कि कैसे लॉटरी के पैसों का इस्तेमाल किया जाए। रिचर्ड लुस्टिंग। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लॉटरी जीतने का मतलब है उन्होंने अपनी जिंदगी भर का लक एक बार में ही इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन जब बात रिचर्ड लुस्टिंग की लॉटरी जीतने की आती थी तो उनका लकी नंबर 7 था। उन्होंने अलग अलग लॉटरी कंपटीशन में 7 बार जीत हासिल की और 2018 में जब वे 67 साल के थे, उनकी मौत होने से पहले उन्होंने $1 मिलियन जीते। लेकिन रिचर्ड खुद ही ये कहा करते थे कि जीतने में लक का बस छोटा मोटा हाथ होता है। उन्होंने खुद ये कहा कि वे कुछ अजीब मेथड्स का इस्तेमाल करते थे जो उनके जीतने के चांसेस को बढ़ाता था। स्टार्टर्स के लिए वे कहते थे कि उनकी जीत के ज्यादातर पैसे दूसरी लॉटरी टिकट्स पर खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जो नंबर जीत जाएं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि सेम नंबर 2 बार कभी नहीं जीतते। वैसे उनका ये आखिरी दावा पूरी तरह से सही नहीं है। खैर, मैं क्या कहूँ, मैंने तो आज तक एक भी लॉटरी नहीं जीती, लेकिन ये उनके जीतने के तरीके नहीं थे जिसने उनको मशहूर किया। उन्हें मशहूर उनकी अपॉर्चुनिटी खोजने की काबिलियत ने किया। उन्होंने अपनी 7 जीतों को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, वो भी बुक्स, सॉफ्टवेयर और टीवी अपीयरेंस की मदद से, और वो अक्सर ही सभी लॉटरी इवेंट्स पर मौजूद रहते थे। बेशक अन्य लॉटरी विजेताओं की तुलना में रिचर्ड की कुल आजीवन $1 मिलियन की जीत वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ी राशि नहीं थी, और तो और उनके जीतने के लिए बताए गए तरीके भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि उन्होंने अपनी जीत के बहुत से पैसे लॉटरी टिकट्स पर खर्च किए हैं, जिससे शायद उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते थे, और हो सकता है कि वे थोड़े लकी भी थे। और अपनी सफलताओं को मीडिया के आकर्षण के स्रोत में बदलने की उनकी तेज तर्रार क्षमता ने उनको काफी धनी व्यक्ति बना दिया, और शायद यही कारण है कि वे आज हमारे सबसे स्मार्टेस्ट विनर की लिस्ट में शामिल हैं। जेम्स हार्वे। लॉटरी जीतने के सभी तरीके आपके लिए सही साबित हों ऐसा जरूरी नहीं है। जेम्स हार्वे और उनके MIT स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स ने स्टैटिक्स का तरीका इस्तेमाल करके 4 साल में $3.5 मिलियन जीतने में वो कामयाब हो गए। उनकी जीत उन्हें कैश विनफॉल लॉटरी गेम से मिली थी, जिसमें प्लेयर्स को अपने स्क्रैच कार्ड पर 6 आंकड़े मैच करने होते हैं उन रैंडम नंबर्स के साथ जो वो हर हफ्ते निकलते थे। जेम्स को यह अंदाजा आ गया था कि अगर किसी ने 6 नंबरों को मैच करके टॉप प्राइज क्लेम नहीं किया तो ज्यादातर प्राइज सेकेंडरी विनर्स को दे दिया जाएगा, जिन्होंने सिर्फ 4 या 5 नंबर्स मैच किए हैं। ये देखते हुए कि 98.6% बार किसी ने जैकपॉट नहीं जीता, जेम्स को यह एहसास हो गया था कि वो जितनी ज्यादा टिकट्स खरीदेगा उसके जीतने के चांस उतने ज्यादा होंगे। इनफैक्ट उसने कैलकुलेट भी किया, उनके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए वो $1.15 वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आखिरकार जेम्स और जिन छात्रों को उन्होंने बोर्ड में शामिल किया था, उन्होंने इसके लिए कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रैंडम स्ट्रेटजीज इन्वेस्टमेंट LLC रखा था, और ऐसा करने से वे काफी प्रॉफिट कमाने लगे। हालांकि कठिनाई उन स्टोर्स को खोजने में थी जो सफलता के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में स्क्रैच कार्ड को संसाधित कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए हर हफ्ते उन्हें हजारों $2 के टिकट खरीदना जरूरी था। हालांकि इन सभी परेशानियों के मौजूद होने के बाद भी ये ग्रुप प्रॉफिट कमाने में सफल हुआ। लेकिन अफसोस 2011 में लॉटरी वालों ने एक दिन में किसी भी स्टोर द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या को सीमित कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास टिकट खरीदने को ज्यादा चांसेस नहीं थे।
रैंडम स्ट्रेटजीज इन्वेस्टमेंट्स LLCs को उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन अपने वेंचर में $3.5 मिलियन कमाकर जेम्स और उनके साथी लॉटरी जीतने वाले स्मार्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। जोआन गिन्थेर। बड़ी जीत के लिए मैथ का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत नहीं है और जोआन गिन्थेर उनसे अच्छी ये बात कोई नहीं समझ सकता। अपनी $20 मिलियन की बड़ी जीत से पहले गिन्थेर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी जिन्होंने स्टैनफोर्ड से स्टैटिक्स में PhD की हुई थी। उन्होंने अपनी स्टैटिकल नॉलेज और कई टिकट्स खरीदकर जीत हासिल की और तो और उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया था कि कितनी टिकट्स शिप की गई हैं और कितने प्राइजेस बचे हुए हैं और किन स्टोर्स में जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसने पेसूडो रैंडम एल्गोरिथम को भी डिकोड कर लिया जो मोटे तौर पर निर्धारित करता था कि कब और कहां जीतने वाले टिकट स्टोर पर भेजे गए और किन पैकेट्स के अंदर मिलेंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल करके वे 4 बार जैकपॉट प्राइज जीती, लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने $20 मिलियन जीते, इसके सामने उन्हें $3 मिलियन टिकट्स में भी खर्च करने पड़े। हालांकि ये सभी पैसे उनके पहले की जीत द्वारा फंडेड थे, लेकिन सोचिए अगर उनका ये प्लान काम नहीं करता तो वे कंगाल भी हो सकती थी। लेकिन उनकी स्कीम फेल नहीं हुई और वो लॉस वेगास में रहती हैं ताकि अपने टिकट को लेकर चीटिंग करने वाली प्रोफाइल से बच सकें। जेसन फ्राई। अफसोस की बात यह है कि सभी लॉटरी जीतने वालों का कोई एम्बिशन होता हो ऐसा जरूरी नहीं है और यही कारण है कि 70% लोग जो लॉटरी जीतते हैं वे जल्दी बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जेसन फ्राई उन रेयर लोगों में से थे जिनमें कई अच्छे गुण थे। बेशक जब उन्होंने 30 साल की उम्र में फ्लोरिडा लॉटरी में $14 मिलियन जीते थे तब जेसन ने खर्च तो काफी किया था। उन्होंने खुद को कैडिलैक एस्केलेड, एक बोट, मोटरसाइकिल, फोर्ड मस्टैंग, शेल्बी और फोर्ट मायर्स में एक घर गिफ्ट किया था। लेकिन अधिकांश विजेताओं की तरह जेसन को यह आराम की जिंदगी रास नहीं आई क्योंकि उनके दोस्त भी उनके पास वीकडेज पर अवेलेबल नहीं थे जो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन ये इजी लाइफ जेसन के लिए बोरिंग बन गई। उन्हें तो कुछ और ही चाहिए था। अपने दशकों की कड़ी मेहनत और ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने फोर्ट मायर्स में डेनियल्स पार्कवे पर एक गोल्फ ड्राइविंग रेंज खरीदी जिससे उन्हें जल्द ही प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने कई बैटरी प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर खरीदे और एक बार फिर उनकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंसिबिलिटीज ने उन्हें देश में सबसे अच्छे ब्रांड स्टोर का टाइटल प्रदान किया। जेसन ने अपनी सफलता के पीछे का राज शेयर करते हुए बस इतना ही कहा कि आपको सेंसिबल होने की जरूरत है, ध्यान से खर्च करना, फ्लेक्सिबल रहना और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना किसी भी लॉटरी विनर्स के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इस इमेज से प्रेरित होना चाहते हैं तो आपको भी बैटरीज चूज करनी चाहिए। जॉन और लीजा रॉबिन्सन। कुछ लॉटरी विनर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत सीखने का एक महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकती है, लेकिन वे उन लेसन्स को याद रखते हैं या नहीं इस पर पूरे परिवार का भविष्य निर्भर होता है। जब मुनफोर्ड टेनेसी के जॉन और लीजा रॉबिन्स ने 2016 में $500 मिलियन से ज्यादा की राशि जीती तब उनके एडवाइजर ने उन्हें बहुत ही गलत सलाह दी जिसके कारण उनके परिवार को बहुत ही नेगेटिव फैक्ट्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने बिजनेस में अपना नाम बनाने के लिए पब्लिक की नजरों में आने के बारे में सोचा क्योंकि ऐसा ही कुछ सलाह उनके एडवाइजर ने उनको दी थी और साथ ही साथ अपने अमाउंट को डिस्क्लोज करने की सलाह भी उनको दी गई, जैसा कि आपको कोई भी ज्ञानी लॉटरी विजेता बताएगा। ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। अपनी जीत की घोषणा करने के बाद फैमिली को टॉरेंट पर से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट आने लगी और तो और उन्हें प्रिवेसी भी नहीं मिल पा रही थी। कुछ लॉटरी विजेताओं के लिए ये प्रिवेसी का लॉस उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि हमेशा उनके ऊपर जर्नलिस्ट की नजर रहती है। इन्हीं कारणों से अगर आप कभी भी लॉटरी जीतते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स डिलीट कर दें ताकि कोई भी टैबलाइड या प्रेस वाले आपको परेशान ना करें। और तो और लॉटरी जीतने वालों को कई तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं और ऐसा ही कुछ रॉबिन्सन के साथ भी हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो तो अभी भी मिलियनियर है ना, फिर क्या। हाँ वो अमीर हैं लेकिन हैं तो इंसान ही ना। अक्सर ऐसा होता है कि इमोशनल टोल के कारण लोग ड्रग और अल्कोहल के आदी हो जाते हैं, इसीलिए प्रिवेसी खोना काफी महंगा साबित हो सकता है। रिपोर्टर्स के कारण उनका फैमिली होम में रहने का सपना चकनाचूर हो गया और तो और लोकल्स भी उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रिवेसी को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया और 6.2 मिलियन का एक नया घर खरीदा और ऐसा करते हुए उन्होंने एक सबक सीखा जिसके कारण उनकी लाइफ वापस ट्रैक पर आ सकी। उन्हें प्रिवेसी क्यों रखनी चाहिए इसका सबसे बड़ा सबक उन्होंने सीख लिया क्योंकि अब उन्हें पता था प्रिवेसी खोने का मतलब क्या होता है। और तो और उन्होंने अपने इस एडवाइजर को भी छोड़ दिया और वो आगे से किससे एडवाइस लेते इस बात पर भी कॉन्शियस हो गए। इन सभी सीखों के साथ वे आगे बढ़े और अपने पैसों को कैसे संभालें ये भी सीख गए और अब वे
खुशी खुशी जी रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़ा सा घर उनकी इन सब बातों में मदद कर रहा होगा। सू हर्डमैन, कल्पना कीजिए कि आप एक लॉटरी जीतते हैं तो आप अपनी जिंदगी को किस ओर ले जाना चाहेंगे। आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीतने के साथ लग्जरी और आराम का एलिमेंट इसमें ऐड जरूर होता है। सू हर्डमैन, जो इंग्लैंड के अर्डसले गांव से 1.2 मिलियन यूरो की लॉटरी जीतने का मतलब था इन दोनों ही चीज से दोस्ती तोड़ लेना। उन्होंने अपने हेयर ड्रेसर की जॉब तो छोड़ दी, लेकिन अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करने में लग गई, जो था एक पिग फार्मर बनना। आजकल वे अपना ज्यादातर वक्त हर हफ्ते 1000 सूअरों की डिलीवरी में बिताती हैं और जरूरत पड़ने पर वे उन्हें हाथ से खाना भी खिलाती हैं। वहीं बाकी के लॉटरी विनर्स जहां याच में मजा करते हैं, तो सू सुबह 6:30 बजे उठती हैं और काम करती रहती हैं, कभी कभी तो लेट नाइट तक। लेकिन इतनी गंदगी होने के बावजूद सू को इन पिगलेट्स की देखभाल करने में मजा आता है, जो शायद उन्हें पेंट हाउस या फिर डिजाइनर क्लोथ्स में नहीं आता। और तो और उन्होंने अपनी जीत के ज्यादातर पैसे अपने पिग बिजनेस में खर्च किए, जो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन था और एक अच्छा काम भी था। इसके अलावा उनका सरनेम हर्डमैन होने के कारण मैं ये महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता कि जानवरों के झुंड को पालना सू की नियति थी। बेनामी प्रतिभा, दुनिया भर में आप कहीं भी हो, लॉटरी जीतने का मतलब है कि लोग जलन के मारे आप पर कमेंट्स पास करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी जान पर खतरा भी बना हो। उदाहरण के लिए जमैका में लॉटरी विजेताओं को कभी कभी स्कैम, हैरेसमेंट और चोरी या फिर किडनैपिंग जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस रिस्क से बचने के लिए जमैका लॉटरी विनर्स ने अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने का एक शानदार तरीका खोज निकाला। सबसे पहले तो वो किसी भी चेक पर अपना पूरा नाम नहीं लिखवाते, और उससे भी स्मार्ट और फनी पार्ट तो ये है कि वे किसी भी पब्लिक इवेंट पर मास्क पहनकर जाते हैं, जिससे वे अपनी पहचान छुपा सकें। चलाने वाले मास्क से लेकर इमोजी वाले मास्क और यहाँ तक कि डरावने मास्क के साथ ये विजेता अपनी जीत को छुपाने के साथ साथ दर्शकों को एंटरटेन भी करते हैं। अगर ये चीजें ग्लोबल हो जाएं, तो मुझे भी इसका हिस्सा बनने से कोई एतराज नहीं। हमारा ये लोगो पहने हुए आदमी का चेहरा देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसने $500 मिलियन का चेक पकड़ा हुआ है। चलो बहुत हुई मजाक मस्ती, जब होगा तब देखा जाएगा। वैसे मैं आपको ऑल द बेस्ट जरूर कहना चाहूंगा। आपको इनमें से कौन सा लॉटरी विजेता सबसे स्मार्ट लगा? क्या आपका सामना ऐसी किसी भी लोकल विनर से हुआ है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया, देखने के लिए शुक्रिया, देखने के लिए